नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललन कुमार है। मैं बीएसएससी सीजीएल 3 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैं इससे पहले रेलवे में ग्रुप डी के पद पर था, क्योंकि मेरे गांव या उसके आसपास का जो माहौल था, वहाँ के लोग नॉर्मली आज से 5 साल 7 साल पहले ज़्यादातर ग्रुप डी का चर्चा था। तो जब मैं कंपटीशन में ज्वाइन किया था, तो मेरा भी पहला मोटो यही था कि मैं ग्रुप डी का जॉब करूँगा। वैसे हालांकि बिहार कांस्टेबल में रिज़ल्ट हुआ, लेकिन उसको कम मान्यता देते हुए मैं ग्रुप डी को ज़्यादा वैल्यू देता था। तो फाइनली यही हुआ कि 2018 में भर्ती आया, तो उसमें तैयारी किया और मैंने सिलेक्शन ग्रुप डी में ले लिया। भोपाल बोर्ड में अप्लाई किया था, वहाँ का एक डिवीज़न जबलपुर है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हो गया। ट्रैकमैन के जॉब के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी में मुझे ट्रैकमैन का पोस्ट मिला था, जो कि रेलवे का सबसे ख़राब मानिए पोस्ट, सबसे ख़राब। रेलवे में सबसे नीचे का कोई पोस्ट है तो मैं वही मानता हूँ, ट्रैकमैन। एक प्रकार का मजदूरी करना पड़ता है, जिस हिसाब से मज़दूर मजदूरी करता है, ठीक उसी प्रकार मजदूरी उसमें मजदूरी जैसा काम किया जाता है। जब उसमें मैंने पहला दिन ज्वाइन किया, तो फीलिंग था कि नौकरी लग गया मेरा, और काफ़ी खुशी थी कि कैसा रहेगा, कैसे काम करेंगे। जब पहला दिन ज्वाइन किया, रेलवे लाइन पे लेके जाया गया, तो वहाँ अपने से सीनियर लोगों को मैंने देखा, सबका स्थिति ख़राब है। सुबह से शाम तक में जो उन्होंने, मैं लगभग 4 बजे ज्वाइनिंग के लिए पहुँचा था शाम में, तो उन लोगों को लगभग जो लाइन पे काम कर रहे थे, पूरा बॉडी में ग्रीस लग गया था, बहुत धूप था, बहुत बड़ा बड़ा मशीन था। मैं कभी इतना मेहनत तो नहीं किया था, मेरा हालत वहीं पे देख के ख़राब हो गया। लेकिन मैंने अपने आप में हिम्मत बांधा कि यहाँ से मुझे किसी भी तरह से निकलना है, चाहे जैसे हो। और उस माहौल में अपने आप को ढालने का कोशिश किया। जानबूझ के मैं धूप में खड़ा रहने लगा, जानबूझ के। और उसके कारण धीरे 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 1-2 महीना मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। शरीर में ऐसा दर्द रहता था कि लगता था कि कब ख़त्म होगा। बट धीरे 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 साल बीत गया, उस माहौल में ढल गए। उस समय कोरोना आ गया, तो उस बीच में लगभग नॉर्मली टोटल वैकेंसी जो है ना, बंद हो चुका था। कोई वैकेंसी आने वाला था नहीं, उम्मीद नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला और सोचा कि नहीं, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा कोविड, और तैयारी जारी किया। वहाँ पे क्या नॉर्मली करते थे हम लोग कि शाम को ड्यूटी से आते थे, नहा के अच्छे से टेबल पे बैठते थे, और जो पहले से पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन करते थे बस। इस प्रकार से मैं रिवीजन करते करते बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया। इसमें लेवल 7 का पोस्ट था, और ग्रुप डी में मैं जॉब कर रहा था लेवल 1 में। मुझे लेवल 7 काफ़ी अलग लग रहा था कि मैं लेवल 1 में जॉब कर रहा हूँ, जब मुझे लेवल 7 का जॉब प्राप्त हो जाएगा तो क्या उसका असर पड़ेगा। उत्तम सर का वीडियो देखे, बीएसएससी सीजीएल 3 के को लेकर इन्होंने ज़्यादातर वीडियो बनाया हुआ था। मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है। टोटली पोस्ट का सर के द्वारा वर्णन किया गया था, और मोस्टली एएसओ का पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में सर ने इतना अच्छे से, एएसओ इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सर ने बताया कि मिनी आईएएस कहा जाता है। तो सर के वीडियो को देखकर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। जब भी सर वीडियो डालते थे, हम पेज पे देखते थे कि सर का वीडियो है, देखते थे, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, और हम खूब पढ़ाई करते थे 10 बजे तक, 11 बजे तक। ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी रात भर पढ़ा हूँ, मतलब 10 से 11 बजे 2 घंटे वहाँ पे टाइम मिल पाता था। इस प्रकार से मैंने तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद पीटी एग्ज़ाम हुआ। पीटी का लग नहीं रहा था उम्मीद कि शायद हम पास कर पाएंगे, पर मेहनत पे भरोसा था कि मैंने जितना मेहनत किया है, शायद मुझे लगता है कि पास करने लायक मेहनत कर दिया हूँ। और पीटी का रिज़ल्ट एग्ज़ाम दे के आ गया था। पता भी नहीं, एक दोस्त ने फ़ोन किया कि रिज़ल्ट आ गया, देख लो हो गया होगा।
और मैंने चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और उसके बाद मेंस की बारी आई, तो फिर उस समय ड्यूटी मेरा काफ़ी हार्ड चलने लगा। मई जून का महीना आ गया, उस समय बहुत धूप था और वर्किंग लोड थोड़ा-सा बढ़ गया था। तो नॉर्मली मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा मेंस लेने में। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि 14 जुलाई 14 जुलाई को डेट आ गया कि एग्ज़ाम जो मेंस का लिया जाएगा वो 23 अगस्त को लिया जाएगा। और मात्र मैंने 1 महीने कैसे तैयारी किया, कैसे अपने आप को रिकवर किया, मोस्टली चीज़ें मैं भूल चुका था। तो सबसे पहले मैंने अपने बिहार से, मैं उस समय पोस्टेड था जबलपुर में, बिहार से प्रैक्टिस सेट मंगवाए बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर, जो प्रैक्टिस सेट थे। और डेली मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दिया। और उसमें क्या करते थे हम, 2 पार्ट, वैसे तो बीएसएससी सीजीएल में मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, जनरल साइंस। तो मैथ रीजनिंग को लेकर क्या करता था कि 150 का क्वेश्चन था, मेरा टारगेट हमेशा रहता था कि मुझे स्कोर 130 प्लस करना है, चाहे जैसे हो। जब पहला टेस्ट मैंने दिया तो मेरा स्कोर 110 से भी ज़्यादा नहीं हुआ, 110 से नीचे ही रहा। मुझे लगा कि सब ने बताया है कि लगभग 130 से ज़्यादा इसका स्कोर होता है, उसी का रिज़ल्ट होता है। मन में मैं यही दिमाग में लेके चला। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपना सोच जो रखिए वो हाई रखिए, सोच अपना हमेशा हाई रखिए। जब हाई रखिएगा सोचना, तो उससे थोड़ा सा एक लेवल नीचे आके फंसिएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने मैथ का कैसे तैयारी किया 1 महीने में, रीजनिंग का कैसे तैयारी किया, जीके का कैसे किया और जीएस का कैसे किया। बाकी तो मेरा पढ़ा हुआ पहले से था, बस रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो मैथ में क्या हुआ था कि मोस्टली मेरा जिस चैप्टर का गलती होता था, जैसे मान लीजिए कि लाभ हानि से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया, तो मैं ये सोचता था कि लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन गलती कैसे हो गया। और उस दिन पूरा लाभ हानि को यूट्यूब से या किसी बुक से, उससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस रहते थे सबको बनाने का कोशिश करते थे, टोटली को। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग में क्या चाहिए, रीजनिंग तो मोस्टली लगभग लोग बनाते हैं, लेकिन स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रीजनिंग में आप फंस जाइएगा तो आपका 5 मिनट भी समय खा सकता है। तो स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो 1 महीने जो मैंने प्रैक्टिस किया उसमें रीजनिंग में 50 रीजनिंग पूछा जाता है, मेरा टारगेट हमेशा रहता था 45 प्लस। और मानिए तो मेरा 45 प्लस का मतलब 50 भी करने का सोचता था कि 50 से भी कम ना हो। तो इसमें जो चैप्टर का गलती होता था, जिस चैप्टर का, ठीक मैथ की तरह, जैसे मान लीजिए इसमें मेरा ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन गलती हो गया, तो यूट्यूब पे मैं खोलता था ब्लड रिलेशन चैप्टर, और टोटल जितने टाइप के रहते थे उसको ख़त्म कर देता था कि अगला सेट जो मैं बनाऊं उसमें मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड गलती ना हो। जीके का सेम कंडीशन, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईटीसी, जी इसमें भी सेम कंडीशन यही अप्लाई करता था कि मैं जिस चैप्टर से रिलेटेड मेरा कोई क्वेश्चन गलती होता था, जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए मुझे मुग़ल वंश के बारे में अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन गलती हो गया तो पूरा मुग़ल वंश को पढ़ डालता था 1 महीने में। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था, पॉसिबल तो है नहीं कि 2 घंटे में आप 1 महीने में इतना 2 घंटा पढ़ के कवर कर पाइएगा, नहीं। ठीक इसी प्रकार जीएस का भी मैं तैयारी करता था। चलिए ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये शॉर्ट मेथड हो गया एक तरह से तैयारी करने का। लेकिन मैं आप लोगों के बीच मेनली मुख्य रूप से जो आया हूँ
मैथ और रीजनिंग का कैसे तैयारी करना है, इस चीज़ को लेके आया हूँ। मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग का कैसे तैयारी करना है। मैथ के बारे में, मैं रीजनिंग से पहले मैथ के बारे में बात करूँगा। मैथ को एकदम सिंपल वे में लीजिए। आप बाज़ार जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, या किसी कपड़े दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं, या कहीं और पैसे से रिलेटेड लेन देन की बातें करते हैं, तो आप वहाँ पे मिस्टेक नहीं करते हैं कि 1 रुपया ज़्यादा दे दिए किसी को, या फिर आप 1 रुपया किसी से कम लिए। वो कैलकुलेशन आप कैसे, क्या आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को तुलना कीजिए। और मैं इसी के आधार पर हमेशा मैथ बनाया हूँ। मैंने किसी इंस्टीट्यूट में शुरुआत में ज्वाइन नहीं किया था। मैं मैथ को हमेशा कोशिश करता था कि जब हम बाज़ार जाते हैं, 5 प्रकार के सब्जी खरीदते हैं, कोई 20 रुपया किलो, कोई 22 रुपया किलो, कोई 26 रुपया किलो, और सबको जोड़ के हम पैसा देते हैं। फिर अगर मान लीजिए उससे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो फिर वापस भी लेते हैं। जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैथ वही तो है। ठीक इसी प्रकार से मैथ को लीजिएगा। जिस दिन आप इस अपने कॉमन लाइफ में, सामान्य जीवन में, अगर जिस हिसाब से आप हिसाब किताब करते हैं इस प्रकार ले लिए, तो फिर मैथ आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो हम जो मैथ आपको बताएंगे एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक, जहाँ से 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से बताएंगे। और बेसिक से जब किसी चीज़ को सीखिएगा ना, कभी भूलिएगा नहीं। और ट्रिक भी बेसिक से ही बनता है। तो आज हम आप लोगों के बीच थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, मैथ को मेनली वैसे यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट जानकारी मैं नहीं देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अच्छे से। थोड़ा सा जानकारी देते हैं आप लोगों के बीच कि मैथ को मेनली 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक। पहला भाग अर्थमेटिक यानी अंकगणित। और बीएसएससी सीजीएल में मैक्सिमम क्वेश्चन इस भाग से रहता है, अर्थमेटिक्स से। दूसरे भाग को एडवांस मैथ कहते हैं। इससे रिलेटेड बीएसएससी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ चैप्टर का पूछता है, जिसके बारे में आगे जानकारी दे दूंगा। जो जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको हम आप लोगों के बीच बढ़ाएंगे। तो मेनली अब जब अंक गणित के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं, एडवांस मैथ के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं, तो कुछ उदाहरण दे देते हैं आप लोगों के बीच कि अंक गणित में जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। गणित का आधार मानिए प्रतिशत को, परसेंटेज को, क्योंकि अगर आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे कि लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, और बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो हम लोग पहले जब शुरू करेंगे तो प्रतिशत को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। प्रतिशत अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी के चैप्टर में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। दूसरा बात, इसी से रिलेटेड चैप्टर हम अभी बताया कि परसेंटेज के बाद आप लाभ हानि पढ़ सकते हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एग्जांपल दे रहा है मैं, और बहुत सारे चैप्टर है, लगभग
15 से 20 चैप्टर के बीच अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है, जिसको हमें पढ़ना है। जो बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए और बीएसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आ रखी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। मतलब मेनली इसी भाग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस के अंतर्गत कुछ चैप्टर आते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, इसके अंतर्गत जैसे संख्या प्रणाली में आपको क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ जीरो, मतलब कि कोई आपको सीरीज़ दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इकाई अंक, और उसके अलावा आपको इकाई अंक के अलावा विभाजन से संबंधित रहेगा कि कोई भी बड़ी संख्या दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ये संख्या किस अंक से विभाजित है। तो ठीक इसी प्रकार इसके अलावा इसमें अलजेब्रा, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, और इसके अलावा ज्यामिति इत्यादि बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे अर्थमेटिक पे, अंक गणित पे। अंक गणित से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है सबसे पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद एडवांस मैथ में जो चैप्टर आता है जो कि बीएसएससी पूछता है उन्हीं को बताया जाएगा। तो आज हम इतना बताते हुए समाप्त करते हैं अपनी वाणी को, और फिर कल से एक नए ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।